शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम पाकिस्तानियों का, माओ बहनों का, मेन स्ट्रीम मीडिया का बहुत शुक्रिया, बोल टीवी का बहुत शुक्रिया। स्पेशली एंड में मैं थैंक्स कहना चाहूँगा पाकिस्तान के वकला को। जो साइफर के नतीजे में हुकूमत आई है, जिसे एक साजिश के तहत लाया गया, जो इस हुकूमत की करप्शन पर सवाल उठाते हैं, उनकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी जाए, हमेशा के लिए। पाकिस्तान में तो जीम जो हैं वो जन्नती हैं सारे, अगर जीम से कोई लफ्ज़ बोल दो कोई पता नहीं है आपकी आखिरत आ जाए। इनके गले में बड़ी तकलीफ है, आप ज़्यादा ज़ोर से बोलेंगे तो उनको बहुत तकलीफ होगी। बड़ा उन्होंने हम पे एहसान किया वापस आके। ठीक उस टाइम पे जब वो ओथ ले रही थी, ड्रामे कर रही थी, पेशावर लहू लुहान था, 150 लाशें उठाई जा रही थी, माएँ अपना सिर पीट रही थी, बच्चे अपने बापों की लाशों के साथ खड़े थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप बोल न्यूज़ देख रहे हैं। मैं इमरान रियाज खान हूँ। सिचुएशन आपके सामने है और मुझे ऐसा लगता था शायद ये प्रोग्राम हफ्ते के कोई और कर रहा होगा मेरी जगह पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अदालत से इंसाफ मिला और मुझे रिहाई मिल गई। और जो केस मेरे ऊपर एक बनाया गया था वो केस झूठा साबित हुआ, बोगस साबित हुआ, और जो इल्ज़ामात मेरे ऊपर लगाए गए थे वो गलत साबित, और मुअज़्ज़ज़ अदालत ने मुझे बाइज़्ज़त बरी किया है। और हमारे पास ऑप्शन सिर्फ जजेस की होती है, अदलिया की होती है। मैंने आज अदालत में खड़े होकर 2-3 चीज़ें कही, मैं चाहूँगा कि मैं आपके सबके सामने वो चीज़ें दोहरा देता हूँ। मैंने अदालत से गुजारिश की कि हमें काफ़ी चोट लगी और हम काफ़ी तकलीफ़ में हैं, और सब जानते हैं कि अरशद भाई के वाक़े के बाद पाकिस्तान का मीडिया किस कर्ब से गुजर रहा है, और ये सानिया हमें भूल नहीं रहा, क्योंकि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा और ना हमें इंसाफ मिलने की उम्मीद मिल रही है। तो हम तल्ख होते जा रहे हैं। हमारी तकलीफ कम कीजिए ताकि हमारी तलखी कम हो। हमें इंसाफ दीजिए ताकि हमारे शिकवे और गिले कम हो। लेकिन इंसाफ ना देकर और उसके बाद इस किस्म की फाशिस्ट कार्रवाइयां करके ना सिर्फ हमारे जज्बात को भड़काया जाता है, बल्कि हमें इंस्टिगेट किया जाता है कि हम वो करें जो हम नहीं करना चाहते। बार बार ऐसा किया जाता है। मैंने जो जुमले बोले मैं उन पे कायम हूं। मैं एक एक पैराग्राफ जो है उसके ऊपर बिल्कुल उसी तरह कायम हूं। जो जो कुछ मैंने कहा मैं उसका पैरा दे रहा हूं। मैं उससे भाग नहीं रहा। उससे पहले जो बात की उससे भी नहीं भाग रहा, उसके बाद जो बात की उससे भी नहीं भाग रहा। ओन करता हूं अपनी कही हुई बातों को। कभी किसी की निजी जिंदगी पे आपने मुझे प्रोग्राम करते हुए देखा? कितने लोगों के स्कैंडल्स आते हैं, कभी आपने देखा? कितने लोगों की वीडियोस निकलती हैं? निजी जिंदगी के ऊपर कभी बात नहीं करूंगा, कभी किसी की निजी जिंदगी को हिट नहीं करूंगा जाके, यहां पे नहीं जाता। मैं समझता हूं वो ठीक नहीं है। हमारे बहुत सारे सहाफी नहीं समझते, वो करते हैं निजी जिंदगी के ऊपर बात करते हैं। मैंने आज तक नहीं की। करप्शन मेरा हक है बात करने का। मेरे मुल्क के अंदर जिस तरह से गवर्नेंस की जा रही है मेरा हक है बात करने का। रूल ऑफ लॉ के लिए बात करना मेरा हक है। आईने पाकिस्तान के मुताबिक ये मुल्क चले, ये बात करना मेरा हक है। अब ये बोलने का ही तो है, एक हक बचा है पाकिस्तानियों के पास, बाकी तो सब कुछ छीन लिया आहिस्ता आहिस्ता। इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। मुल्क के कोई शोबे के अंदर कहीं तरक्की नहीं हो रही। एक घिनौना तजुर्बा पाकिस्तान के साथ पीडीएम की जमातों ने और सहूलतकारों ने मिलकर किया है। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक हमने वो कुछ देखा इस मुल्क के अंदर कि कानों को भी हाथ लगाना कम है, और उसके बाद कहते हैं बोलो भी ना, बात भी ना करो। क्यों ना बात करें, क्यों ना बोलें? ये हमारा हक है। ये जो एफआईआर है इसके बारे में हमें चंद दिन पहले पता चला था। थोड़ी तफसीलात में आपको बता देता हूं। चंद दिन पहले मुझे पता चल गया था, लगभग 1-1.5 महीना पहले, कि मेरे ऊपर एक एफआईआर है। मुझे मेरे सोर्सेज ने बताया था और मेरे पास ये इंफॉर्मेशन थी कि मेरे ऊपर एफआईआर मौजूद है लाहौर में। अपने वकला के थ्रू हमने राब्ता किया बार बार एफआईए से कि मेरे ऊपर कोई एफआईआर है, लेकिन वो छुपा कर बैठ रहे। उन्होंने कहा नहीं है। हाई कोर्ट के थ्रू राब्ता किया, फिर भी वहां पे भी जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। जब ये सारा कुछ हुआ तो मुझे यकीन आ गया कि भाई अदालत के अंदर भी नहीं जा रहे, मुझे भी नहीं दे रहे, तो इसका मतलब मैं शामिल तफ्तीश होना चाहता हूं। मैं अपने आप को सरेंडर करना चाहता हूं कि आइए मेरे से पूछिए मैंने क्या किया है, बताओ मैंने ऐसा क्या गलत कहा है, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं बैठ के। लेकिन कोई मेरे से जवाब लेने को तैयार ही नहीं था, सामने ही नहीं कर रहे थे। और अभी जब मेरा एक अपना एक फैमिली का मेरा एक प्रोग्राम था,
और उसके लिए मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना था। कुछ लोग पहले बाहर मौजूद थे और हमें जाना था बाहर, उसके लिए मुझे बड़े अरसे से कह रहे थे। तो यहां मुझे लगा कि 4-5 दिन मैं जा सकता हूं चंद दिन के लिए, इसलिए कि थोड़ा पाकिस्तान के अंदर खबरों का माहौल भी ऐसा है और ये चीजें तेजी से बदल तो रही नहीं है, तो मैं चला जाता हूं और अपना काम भी करता रहूंगा और वापस आ जाऊंगा। एयरपोर्ट के ऊपर जाकर मुझे इन्होंने रोका, रोकने के बाद गिरफ्तार किया। फिर गिरफ्तारी कोई ऐसी चीज तो होती नहीं है कि बंदा बड़े फखर से बताया कि जनाब ये हो गया तो वो हो गया। आप सबको आइडिया है कि जो आदमी गिरफ्तार हो फिर उसके साथ क्या होता है और किस तरह का सलूक उसके साथ रखा जाता है। वो वक्त गुजर जाता है, 1 दिन हो, 2 दिन हो, 10 दिन हो, गुजर जाता है। हमारे पास सिर्फ बोलने का हक बचा है। मुझे अदालत ने ही दोबारा बाइज्जत बरी किया है। इससे पहले जो मुकदमे थे ना, 22 मुकदमे, वो सारे के सारे रद्दी की टोकरी में गए थे। ये मुकदमा भी रद्दी की टोकरी में गया है। मेरे से इसका पासवर्ड मांगते हैं मेरे फोन का, मैं क्यों दूं? बेशुमार लोग हैं, वो मुझे खबर देते हैं, मेरे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपने जज्बात शेयर करते हैं। इसके अंदर मेरे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मैं क्यों दूं किसी को अपना पासवर्ड? बताओ पहले मैंने चोरी क्या की है या मैंने कौन सा ऐसा क्राइम कर दिया है? सिर्फ सवाल ही तो पूछता हूं, जवाब मांगता हूं। तो इस बुनियाद के ऊपर पकड़ लेना, पकड़ के अंदर डाल देना, निशाने इबरत बनाने की कोशिश करना, बड़े प्रेशर के बावजूद हमारी अदालतें काम कर रही हैं और हमें फख्र होता है जब आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ पर मबनी फैसले आते हैं। हमारा सर फख्र से बुलंद होता है। वजह क्या है? किसके बलबूते पे बोलते हैं हम? कभी सोचा? मुझे पता है मैं किसके बलबूते पे बोलता हूं। मैंने अदालत में खड़े होकर कहा है, मैंने जज साहब को बताया, मैंने कहा जज साहब मेरी मां के और भी बेटे हैं, अब अरशद शरीफ की मां के पास कोई बेटा नहीं बचा जिसे वो इस मुल्क के लिए कुर्बान करे। 2 थे, उसने दोनों ही दे दिए हैं। कोई तकलीफ तो समझे, कोई उसका मुदावा तो करे, कोई इंसाफ तो दे। हम चोट खाए हुए हैं, हमें और मारते हैं और ज्यादा दबाते हैं। तो इस तरह तो बात नहीं सुनेंगे, ना इस तरह आपकी बात मानेंगे और ना आप ऐसे बात मनवा पाएंगे। बार बार ये करेंगे फिर भी नहीं मानेंगे। हम सिर्फ वो बात सुनेंगे जो लॉजिक के मुताबिक होगी, जो इंसाफ के मुताबिक होगी। हम एक अल्लाह के भरोसे बोलते हैं और दूसरा अपनी अदालतों के बलबूते पर बात करते हैं, क्योंकि उसके अलावा हमें कहीं और से कोई और उम्मीद नहीं है। और पहले भी इंसाफ अदालतों से मिला था, आज भी वहीं से मिला है। आइंदा भी अगर खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा वाकया हुआ तो अदालत के लिए ही जाएंगे इंसाफ लेने के लिए। तो ये चीजें हैं, चल रही हैं, आइंदा भी चलती रहेंगी। सिलसिला यहां रुकने वाला तो नहीं है, ये चलता रहेगा। रोज किसी ना किसी की पकड़ धक्कड़, किसी के मुंह पे काला कपड़ा डालो, उसको नंगा कर दो, उसको करंट लगा दो, उसको जूते मारो, उसको शहरों में फिराओ, उसको सोने नहीं देना, उसको ये करना। ये क्या चल रहा है? 70 साल से हम ये देख रहे हैं कि स्टॉप लगाना या नहीं लगाना। और पॉलिटिकल पार्टीज की और मीडिया की हरकतें देखें कि क्योंकि ये हमारे साथ हुआ था लिहाजा अभी ये जायज है। यानी जितनी पीडीएम की जमातें बैठी हैं वो सारे ये सोच रहे हैं कि क्योंकि हमारे साथ ये सारा कुछ हुआ है तो ये जुल्म अब इनके साथ भी किया जाए। क्या कभी रोकना नहीं है इसको? भाई इससे पहले जो लोग करप्शन में पकड़े गए उनके साथ तो मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। जो मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़े गए उनको आप इनके साथ जोड़ ही नहीं सकते। आजादी इजहार राय के लिए जो भी पकड़ा जाए, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो कोई सिविल सोसाइटी का मेंबर हो, चाहे वो कोई वकील हो, आजादी इजहार राय पे कदगन लगाने के लिए जिसको पकड़ा जाएगा उसके लिए हम अपनी पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे और जितना जोर है उसमें हम लगाएंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं तारुफ करवाता हूं, फिर बात है। हमारे साथ आरिफ हमीद भट्टी साहब मेरे बड़े भाई हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। कमल शोजब साहबा पाकिस्तान तरीके इंसाफ से नुमाइंदगी कर रही हैं, उनके लोग गिरफ्तार हो रहे हैं बार बार और अभी फिर इतला है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। उनके एक इत्तेहादी हैं शेख रशीद साहब, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। वो भी 70-70 साल के बंदों को गिरफ्तार कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता किसी को कुछ हो गया और गिरफ्तार किस बात पे कर रहे हैं? वो किसी ने मुंशी कह दिया, किसी ने ये क्यों कह दिया, किसी ने फलां की गुस्ताखी कर दी। भाई सबकी गुस्ताखी होती है इस मुल्क में, आईन और कानून की गुस्ताखी नहीं होती। पिछले दौर के अंदर एक शख्स कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के ऊपर अजीब तरीके से नाच रहा था, बहुत बुरा लगा सबको। तो उसके ऊपर तो की गैरत नहीं जागी थी।
और जिनकी जागी थी उनको फौरी तौर पे सुला भी दिया गया था। ये सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा है, इन कानों से सुना है और इसको विटनेस किया है। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपने मुझे मेरी गिरफ्तारी से एक दिन पहले बताया था, क्या पता था, यानी मुझे आपने कहा था एक दिन पहले मेरी गिरफ्तारी से कि एक नया फेज आ रहा है और उसमें गिरफ्तारियां होंगी और कोशिश ये की जाएगी कि एस्टेब्लिशमेंट के खाते में डाल दिया जाए ये सारा कुछ, या चले ताकतवर हलकों के खाते में, एस्टेब्लिशमेंट के खाते में इन गिरफ्तारियों को डाला जाए। ये है क्या, यानी कुछ समझ आ रही है आपको, ये क्यों हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो इमरान, आपको मुबारक हो, अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने आप पर खुसूसी करम किया आपके वालिदैन की दुआओं की वजह से। इनके इरादे आपके लिए खतरनाक थे। 3 से 4 लोगों को मुबैना जो खबरें आ रही हैं अरशद शरीफ बनाना चाह रहे हैं। उस दिन मैंने आपसे स्पेशली गुजारिश की थी और आज भी 4 सहाफियों का डिस्कस किया गया है। इनका ख्याल है कि ये लोग जो साइफर के नतीजे में हुकूमत आई है, जिसे एक साजिश के तहत लाया गया, जो इस हुकूमत की करप्शन पर सवाल उठाते हैं, उनकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी जाए, हमेशा के लिए। मेरे ख्याल में तो आपका बाहर आना अल्लाह के करम के बाद इस अदालतों का हम शुक्रगुजार कर सकते हैं कि अल्लाह इनको और हिम्मत दे और इस्तकामत दे कि ये बुराई के खिलाफ करे। इनफैक्ट इमरान खान को ये रास्ते से हटाना चाह रहे हैं। मैं एक रिपोर्टर हूं, आज भी इन्होंने डिस्कशन की कि इमरान खान को किसी सूरत इक़्तिदार में नहीं आने देना, उसे मरवाना पड़े, जो खबरें आ रही हैं, मुकदमात हो और उस पर जो इख्तिलाफ़े राय है उसे खत्म होगा। मैं अब भी आपको कहूंगा आप एहतियात करें। 4 सहाफियों को आज फिर डिस्कशन की गई, जिसमें कुछ किराए के अफसरान भी शामिल हैं कि इन्हें निशाने इबरत बनाए। अब देखें, जिस मुल्क में इमरान सहाफी का काम सवाल उठाना है, हम इनसे ज्यादा मुहिब्बे वतन है इस इंपोर्टेड हुक्मरानों से। हमारे खून में पाकिस्तान दौड़ता है, ये जान माल सब कुछ इस मुल्क पर कुर्बान। क्या मुझे बता दें, अगर नवाज शरीफ अरबों रुपए करप्शन करते हैं, जरदारी साहब करते हैं, आइन शिकनी करते हैं, हम सवाल उठाते हैं, ये गलत है तो हमारी इस्लाह करें, हम माजरत करेंगे। लेकिन ये जमीन पे खुदा ना बने, हमें सवाल करने से ना रोके। अगर मुल्क इन्हों का है तो हमारा भी है, अदारे हमारे भी हैं। मुझे खदशा है कि इमरान खान को इस हफ्ते दोबारा हमला किया जाएगा और सिर्फ इलेक्शन से फरार चाहते हैं, इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। आज भी आपको पता है लाहौर में पंजाब के 40 पुलिस अफसर चेंज कर दिए। कल इत्तेदाद अहसन साहब ने फरमाया था ये आइन शिकनी कर रहे हैं, निगरान हुकूमत है, सिर्फ निगरान मामला चलाना। ये बुग़्ज़े इमरान में ये निगरान हुकूमत कैसे इतने सारे ट्रांसफर पोस्टिंग कर रही है सर? क्या सारे मामले अदालतों में जाने हैं सर? किसी को इस मुल्क में कोई आंख की शर्म होती है ना? ये होता है कि चलो यार आईने पाकिस्तान भी है, कोई कानून भी है, ये मुल्क उसके मुताबिक चलना है। यानी ये कैसे हो सकता है कि निगरान हुकूमत इधर से उठाओ उधर, उसको उठाओ उधर? यानी इतनी ज्यादा ट्रांसफर पोस्टिंग तो नॉर्मली नहीं होती जितनी यहां पे हो रही है। इमरान पिछले 10 सालों में नहीं हुई सियासी जितनी 20 दिनों में हो गई है। और क्या इंटरव्यू किया जा रहा है? इमरान को गिरफ्तार कर लोगे, पीटीआई को खत्म कर दोगे, ये सहाफियों के नाम है। इस किस्म की खबरें यार, अनबिलीवेबल यार। ये मकबूजा कश्मीर है, हम पाकिस्तान है। आज मुझे बताया ना अरशद शरीफ का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? एतजाज अहसन साहब ने 10 दफा कहा आइन शिकनी है। अब कौन इन्हें पूछेगा? मुझे बताए। मैं आपसे भी सवाल करता हूं, आप भी पाकिस्तानी है, मुझसे ज्यादा पाकिस्तान का दर्द रखते हैं। हम जाए कहां? आइन शिकनी रुदाना कर रहे हैं, आईनी माहिरीन कह रहे हैं 90 दिन के अंदर पाबंद है, 91 दिन कब्जा होगा इनका इस हुकूमत पे। लेकिन इस कब्जा ग्रुप को कोई नहीं पकड़ा और सवाल उठाने वाले को पकड़ा कि वो जा रहा है कि भाई आप पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। भाई इमरान खान की बुग़्ज़ में आप आइन भी तोड़ रहे हो, जमहूरियत भी खत्म कर रहे हो, अखलाकियात भी दफन कर रहे हो। पकड़ दकड़ से आपके माइनस करने से नहीं होगा। दूसरी,
इमरान सिर्फ मुझे पता है आपके गेस्ट है, मरियम नवाज साहबा हिश्तियारी होकर जाती हैं। कल परसों एक बयान में कहती हैं कि फैज हमीद और जनरल बाजवा हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे थे। हमारी असल हुकूमत 28 नवंबर को आई है। 28 नवंबर ये लफ्ज है, उनका बयान है, सॉर्ट है। मेरी इदारों से गुजारिश है, खुदा के लिए आप हमारे उदारे हैं, इन सियासतदानों को रोको, ये आपको बदनाम कर रहे हैं, ये आपके कंधे में रखे साफत को तदफीन करना चाहते हैं। ये जियाउल हक की वाकयात है, ये जुल्म की निशानी है। नहीं, ये तो देखें भट्टी साहब, इसका मतलब तो ये है, इसका मतलब तो भाईजान ये है कि मरियम नवाज ये कह रही हैं कि जो है वो इनकी हुकूमत का हिस्सा है। यानी ये क्या कहना चाह रही हैं कि पिछले आर्मी चीफ हमारी हुकूमत नहीं थे? ये तो आर्मी चीफ को कंट्रोवर्शियल बना रही है। इमरान रियासत में शॉर्ट भेज दे तो हम वो चुरा ले मोहतरम। मेरी इसीलिए अदारों से गुजारिश है, खुदारा इनको समझाएं बुला के कि अदारे पाकिस्तान के हैं, किसी एक सियासी जमात के नहीं। पाकिस्तान उनका है। और यार, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आप हमारे हैं, हम आपसे नहीं लड़ेंगे, आप हम पे जुल्म करें। लेकिन ये सियासतदान पीडीएम के गुमाश्ते किराए के लोग जान के अवाम और अदारों के दरमियान खलीज पैदा करना चाह रहे हैं। हम गुजारिश कर सकते हैं, अदालतों से गुजारिश कर सकते हैं, इन्हें गैर आईनी कामों से रोका जाए, सहाफत को जुर्म ना बनाया जाए। ठीक है, मैं जरा एक मिनट के लिए मैं जरा कमल शोधब साहब का थोड़ा सा इन कर लूं। मैं फिर ब्रेक पे भी जाएंगे, लेकिन कुछ बात वो ब्रेक से पहले भी कर लें। कमल शोधब साहबा, गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां इस माहौल में पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जिस तरह ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, जिस तरह चीजें तेजी से तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, एक पिक्चर तो वो है कि डॉलर की कीमत काबू नहीं आ रही। अब वो रोजाना सुबह पता चलता है 5 रुपये और बढ़ गया है। इस रफ्तार से तो कोई भी चीज कभी नहीं बढ़ी पाकिस्तान में, जो रफ्तार इन्होंने पकड़ी हुई है। और दूसरी जानिब यह है कि वो निजाम पे कंट्रोल भी उतना ज्यादा सख्त करना चाहते हैं। तो इलेक्शन फिर किधर है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच इमरान। पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, आवाम की दुआओं से, बहुत सारी माओं की दुआओं से, जिनमें मेरी माँ भी शामिल है, मेरी सास भी शामिल है, और आपके घर वालों की दुआओं से अल्लाह ने आपको बचाया है। जिस तरह आरिफ हमीद भट्टी साहब कह रहे थे, अल्लाह मियाँ आपको इन जालिमों के चुंगल से आज़ाद रखे। और मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि बेशक आपकी वालदा के और बहुत से बेटे होंगे, लेकिन पाकिस्तान के पास भी एक ही इमरान रियाज खान है और हमें उसकी बहुत कदर है। अरशद भाई को हमने खोया है, हम आपकी बहुत कदर करते हैं, और हमें सच बोलने वाले और डट के हक पे बात करने वाले आप जैसे जो सहाफ़ी हैं, जिनको लोग अब कह रहे हैं कि हम सहाफ़ी भी नहीं मांगते। वो मैडम जो आई हैं, उन्होंने कहा है कि मैं बताऊंगी कि सहाफ़ी कौन है, मैंने ठप्पे लगा के बताना है कि सहाफ़त का मेयार क्या होना चाहिए और सहाफ़ी कैसा होना चाहिए। तो मतलब उनका ये था कि टोकरे और लिफाफी होने चाहिए तो हम मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। अब आपकी जो आपने जो बात की है, जो सवाल पूछा, देखिए कमल शहद साहब, सिर्फ मुझे एक लम्हा दीजिएगा, मुझे सिर्फ एक लम्हा दीजिएगा। मैं सिर्फ ब्रेक लेने का कह रहे हैं। ब्रेक के बाद आप बात कंटिन्यू कर लें। मुझे अनफॉर्चुनेटली आपको यहाँ रोकना पड़ रहा है। ब्रेक लें, वापस आते हैं, बात करें। वेलकम बैक नाजरीन। कमल शोधब साहब, आप बात कर रही थी, आप बात मुकम्मल कर लें, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ एक चीज़ भूल गया था। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम पाकिस्तानियों का, माओ बहनों का, भाइयों का, बुज़ुर्गों का, जो दुआ कर रहे थे, जिन्होंने नेक तमन्नाओं के मैसेजेस, पैगामात भिजवाएँ, उन सब का बहुत शुक्रिया। और मुझे स्पेशली शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम सहाफ़ी भाइयों का, बहनों का, जिन्होंने आवाज़ उठाई। और हर जगह पे सोशल मीडिया के जो मेरे दोस्त हैं, उन सब का बहुत शुक्रिया। मेन स्ट्रीम मीडिया का बहुत शुक्रिया, बोल्ड टीवी का बहुत शुक्रिया, बाकी टीवी का, आप सबका बहुत शुक्रिया। और स्पेशली एंड में मैं थैंक्स कहना चाहूँगा पाकिस्तान के वकला को। ये सबसे ज़्यादा बाशऊर लोग होते हैं, कानून को सबसे ज़्यादा यही लोग जानते हैं, और इन्हीं लोगों से हिम्मत भी बनती है जब ये अदालत में आते हैं और आकर खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि ये सच है, हम इसके साथ खड़े हैं। तो वकला का भी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी आप बात कीजिएगा कमल शहद साहब। देखें, आपने इमरान जो 1-2 पॉइंट्स उठाए, मैं क्विकली कहूँगी। आरिफ हमीद भट्टी साहब की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने बात की, तौहीन की
कि आइन और कानून की तौहीन होती है। मैं सिर्फ एक क्विकली कह दूं, वैसे तो आजकल जीम कहते हुए अल्लाह माफ़ करे ज़ुबान जल जाती है। पाकिस्तान में तो जीम जो हैं वो जन्नती हैं सारे, अगर जीम से कोई लफ्ज़ बोल दो कोई पता नहीं है आपकी आखिरत आ जाए। क्योंकि आजकल आपको पता है बंद कमरों में बंद दरवाज़ों के पीछे इसराइल से कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं, इसको ज़िंदा रखना है, इसको मारना है, जैसे अभी वो बता रहे थे। तो बिस्मिल्लाह करके शुरू करती हूँ और अल्लाह जान की अमान भी पाती हूँ अल्लाह के आगे। तौहीन जज भी हो जाता है, तौहीन अदालत भी हो जाता है, तौहीन इदारा भी हो जाता है, तौहीन इलेक्शन कमीशन भी, तौहीन बाजवा साहब भी होता रहे और अब तौहीन जरदारी और बिलावल भी होता है। और अगर पाकिस्तान में तौहीन किसी की नहीं होती तो वो 22 करोड़ अवाम की नहीं होती, जिसमें वो अवाम जो पैसे लेके सस्ते आटे की लाइन में खड़ी हो और उसमें एक शख्स आप अपने बच्चों के लिए आटा लेने गया और वो उस तजलील की वजह से वहाँ शहीद हो जाए या मारा जाए, उसकी तौहीन नहीं होती, अवाम की कोई तौहीन नहीं होती। बाकी सारी होली काउज हैं जिनको अवाम के लिए सर्व करने के लिए बनाया गया था। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, मैं भी शुक्र का सांस ले रही हूँ। आपके केस में भी और भी बहुत सारे केसेस में अदालतें जो हैं वो बड़ा विजिलेंटली काम कर रही हैं, लेकिन मैं अभी तक पूरी उम्मीद हूँ और इंतज़ार कर रही हूँ कि हमारे चीफ जस्टिस साहब किस दिन सो मोटो एक्शन लेंगे। ये जब आपका आइन शिकनी हो रही है और 2 गवर्नर सूबे के और एक गवर्नर साहब तो बरमला एस्टेब्लिशमेंट का नाम भी ले रहे हैं, उस वक्त चीफ जस्टिस साहब कहाँ हैं? क्यों आइन और कानून की जो बालादस्ती को कायम रखना है उसके लिए वो रात को अदालत या दिन को अदालत खोल के बुला क्यों नहीं रहे कि आए आके जवाब दें ये क्या हो रहा है? जो तकरीरियों की आप बात कर रहे हैं और जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स की बात हो रही है और जो हैंड पिक्ड लोगों को, बगल बच्चों को और नर बच्चों को बिठाया जा रहा है कि आओ बताओ कितना मार लोगे और किस तरह पकड़ धकड़ करोगे। इमरान खान को नाअहल करवाना है और इमरान खान को पकड़ के ले जाना है। कौन सा बंदा है जो जाएगा अंदर और जाके निकाल के लाएगा? इस पे आर्टिकल 14 जो हमारे इसी आइन की वो जो हमें डिग्निटी ऑफ मैन को इंश्योर करता है, उसकी जो पामाली आपने देखी है उस पर मैं सवाल पूछ रही हूँ आपके तवज्जुह से। और तीसरी बात, परसों भावलपुर में हमारी एक आई है जी, बहुत बड़ी रहनुमा है, बहुत बड़ी सियासतदान है, बड़ा उनका पाकिस्तानी कौम पे एहसान है, 3 घंटे की छोटी सी सर्जरी करवा के आए। आप जरा आप उनके अंदर पाकिस्तानियत देखें। इतने नाजुक मिजाज पूरा खानदान है कि इनको विलायती किस्म की बीमारियां होती हैं, विलायत में ही उनका इलाज होता है, फिर भी वो करके इलाज वापस पाकिस्तान आ जाते हैं और फिर हमारे लीडर बनते हैं। हमें तो उनका मशकूर होना चाहिए। उनकी जो गुलाम तर्जुमान बाजी थी मरियम औरंगजेब साहबा, वो फरमा रही थी खामोश हो जाएं। वो वहां पर एक शादी हॉल है, 1000 की वहां पे गुंजाइश है, 239 बंदे थे, गलती से मेरा ताल्लुक भावलपुर से है, उनको कह रहे थे खामोश हो जाएं। इतनी बड़ी जो हमारी आई हैं हुक्मरान साहिबा अपने आप को समझती हैं, इनके गले में बड़ी तकलीफ है, आप ज्यादा जोर से बोलेंगे तो उनको बहुत तकलीफ होगी। बड़ा उन्होंने हम पे एहसान किया वापस आके। ठीक उस टाइम पे जब वो ओथ ले रही थी, ड्रामे कर रही थी, पेशावर लहू लुहान था, 150 लाशें उठाई जा रही थी, माएँ अपना सिर पीट रही थी, बच्चे अपने बापों की लाशों के साथ खड़े थे, 2-2 3-3 नहीं 7-7 जनाजे घरों से गए हैं। बेहिसी का आलम आप देखें और अना की तस्कीन चेक करें कि उनके बारे में किसी ने आवाज नहीं उठाई। ये है पाकिस्तान की इस वक्त हालत। इसको कहते हैं फाशिज्म, जो आपने शुरू में बयान किया था, खून से रंगा हुआ है। और आज आप एक नया ड्रामा शुरू होगी जी, एपीसी बुलानी है। कौन सी एपीसी बुलानी है? सारे तो तुम लोग असेंबली के अंदर मौजूद हो, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का क्या ड्रामा है? आप तो सारे अंदर मौजूद है। जो एक सीट पे नहीं भी मौजूद था उसको भी आपने असेंबली का और अपनी पीडीएम का हिस्सा बनाया हुआ है। कौन सी एपीसी आपने बुलानी है? आज आप जरा चेक करें, सारा दिन सिवाय बोल टीवी की किसी ने नहीं आवाज उठाई। जो जिस तरीके से लॉजेस के दरवाजे तोड़े गए हैं, खवातीन पुलिस को ले जाया गया और वहां पे जो जिनको डिस्क्वालीफाई जबरदस्ती अब किया, डिस्क्वालीफाई नहीं डी नोटिफाई किया गया, उनका सामान उठा उठा के बाहर फेंका गया है। हमारी खवातीन एमएनएस का सामान उठा के बाहर फेंका गया है। 2-3 हमारी खवातीन एमएनएस गई हुई थी, उनकी बच्चियां घरों में मौजूद थी, वो नहीं दिखाया किसी ने। इसको कहते हैं स्टेट एग्रेशन। इस वक्त असद जो हमारे खालिद गुज्जर साहब हैं लाहौर में, उनके घर पे इस वक्त हमला हुआ है और कई घरों में इस वक्त एग्रेशन के तौर पे भेजा जा रहा है, दहशतगर्दी फैलाने की। मैं आपको आज बता रही हूँ, ये दहशतगर्दी जो रियासती दहशतगर्दी आपने की है, जो मुआशी दहशतगर्दी आपने इस मुल्क पे नाफिज की है, इससे हमारे जैसे लोग अब नहीं डरते। आप अपनी बुखलाहट और खौफजदा होकर जो हरकतें करके दिखा रहे हैं, ये सारे अवाम देख रहे हैं और ये आपकी जो हिस्ट्री है उसमें भी नोट हो रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है, इमरान आपको भी याद होगा, जब मेरे भाई की जनाजे की तस्वीर ट्वीट करके घटिया गलीज किस्म की बात इस खातून ने की थी
और अपनी अना की तस्कीन और घमंड का वहाँ इजहार किया था। आप ये ऐसे लोगों से हम उम्मीद रखेंगे कि ये मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती करेंगे? वही बेहिसी आपको परसों देखने में नजर आई है, वही बेहिसी पूरी इस पीडीएम की जितनी भी क़यादत है उसकी नजर आई। और याद कराती चलूं, जस्टिस कयूम की ऑडियो जरूर चला के सुनाएं, दिखाएं वो उन लोगों का प्रोटेस्ट जिस वक्त जरदारी की जुबान कटवाने वाले यही लोग थे। आज वो कहते हैं 22 करोड़ अवाम की जुबान कटवा दो और इनके मुंह में शीशे डलवा दो। ऐसा नहीं हो सकता। आप हथकड़ियां हाथों में लगा सकते हैं, अभी तक जुबान के लिए हथकड़ियां इजाद नहीं हुई हैं। उसके लिए ये प्लानिंग करते हैं कि लोगों को मार देंगे। किस किस का से सच छुपाएंगे, किस किस का मुंह बंद करेंगे, किस किस की उंगलियां काटेंगे और तोड़ेंगे कि जी ये मोबाइल इस्तेमाल ना करो, सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करो। एक सेकंड में आपके चट्टे कट्टे खुल के सामने आ जाते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो प्लानिंग्स ये कर रहे हैं, किराए के अफसरों को बुला के कर लें, ये चिड़ियाघर में बैठ के जितनी प्लानिंग करनी है कर लें, किसी को जो मर्जी XYZ बना लें, किसी को हैरी बना लें, जो मर्जी आप कर लें। आप खुल के सामने आया हो चुके हैं। मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगी कि आप बस कर दें, बस कर दें, बाकी की आवाम का बेड़ा गर्क मत करें। और ये मुल्क और इसके सारे इदारे इस आवाम को सर्व करने के लिए बनाए गए हैं। ये आइन जो है ये पाबंद करता है आवाम के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आप इस आग को मजीद फैलाएंगे तो ये मत समझे कि आपके घरों में नहीं आएगी, ये आपके घरों तक पहुंच गई है। मैं सिर्फ ये बात कहूंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आरिफ हमीद भट्टी साहब, जहां पे पाकिस्तान की इकॉनमी पहुंच गई है, अब ये एक नया फार्मूला लाया जा रहा है कि ये जो हुकूमत है जिसने ये सारी तबाही की है, हम सब गवाह हैं, हमने होते हुए देखा 278 रुपए का डॉलर बंद हुआ इंटरबैंक मार्केट में, पूरे 100 रुपए का इजाफा हो गया है 10 महीनों के अंदर। ये कारकर्दगी है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की। अब ये हुकूमत रहना चाहती है मजीद 1 साल, और ये इसी किस्म की सियासी अदम इस्तेहकाम भी रहेगा और इसी किस्म के हालात भी रहेंगे। तो आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपको लगता है कि ये कोई पाकिस्तान की खिदमत होगी कि जिन्होंने सारा मामला खराब किया है उनसे ही मामला ठीक करवाने के लिए उनको मजीद गुंजाइश उनके लिए पैदा की जाए? इमरान, मैं गुजारिश करता हूँ, मेरी अपनी राय है, इंफॉर्मेशन है, मुझे लग रहा है ये एक गैर मुल्की एजेंडे के तहत आए हैं और साजिश करके मेरे वतन अजीज, आपके वतन अजीज, पाकिस्तान को तबाह करना चाह रहे हैं। इस 10 माह में डॉलर 178 से 280 पहुंच गया, सेंचुरी क्रॉस कर दी। पेट्रोल 150 से 250 पहुंच गया। आटा 55 रुपए से 160 मिल गया। ये मुल्क की माशी सूरत तबाह कर दी इन्होंने, सिक्योरिटी तबाह कर दी, सियासी अदम इस्तेकाम कर दिया, ना ये अमन कायम कर सके, ना ये जमहूरियत कायम कर सके। खुदा के वास्ते गिद्धों की तरह इस हुकूमत को छोड़ दो, इस मुल्क को छोड़ दो। इनकी जिद और अना 22 करोड़ आवाम की तबाही का बायस बन रही है। मुझे बताया, मेरी और आपकी इस हुकूमत से कोई जाती नाराजगी है, खुदा ना खास्ता, लेकिन यार 70 सालों से जो पाकिस्तान तबाह नहीं हुआ, इन्होंने एक साजिश के तहत इस इंपोर्टेड हुकूमत ने तबाह कर दिया। खरबों रुपए के करप्शन के केस आपने अपने खत्म करवा लिए। मुल्क डिफॉल्ट तकरीबन हो गया। डॉक्टर इशफाक हसन साहब कहते हैं उन्हें ऐसा लगता है जानबूझ के तबाह किया जा रहा है मेरे वतन अजीज को। तो मुझे बताएं कब तबाह करोगे यार? 22 करोड़ आवाम चंद लीड कैप्चर इशराफिया इस मुल्क को खा रही है। साबिक वजीर आज़म पर कातलाना हमला हो रहा है, एक से अरशद शरीफ शहीद हो गया, उसकी मांग में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आपके बेटा बाहर से इश्तिहारी मुल्क में आता है और उसको प्रोटोकॉल VIP प्राइम मिनिस्टर का मिलता है। एक साबिक प्रेसिडेंट की बेटी मरियम आती है, कम से कम 2 दर्जन वजीर जहाज में उसको नसीब करते हैं। और 22 करोड़ आवाम ITA में लाइन लग के 8 बच्चों का बाप मर जाता है। क्या ये हुक्मरानों ने अल्लाह को जवाब नहीं देना? भाई केस आपने खत्म करा लिए, अरबों रुपए लूटे हुए केस खत्म करा लिए, नैब अमेंडमेंट कर ली। नहीं तो इनको सर देखें, आपको लगता है कि ये कोई गैर मुल्की एजेंडा है या कोई ऐसी चीज है को कहते हैं चले, लेकिन इसके बावजूद सर एक सवाल तो पैदा होता है ना कि क्या जिन लोगों ने ये तबाही फेरी है इन्हीं को मौका दिया जाए कि यही ठीक करें, 1 साल और एक्सटेंड कर दें? इनकी ख्वाहिशें तो यही है। इमरान, खुदा ना खास्ता 1 साल ये रह गए, अल्लाह ना करे। ये पाकिस्तान का वजूद खतरे में है, मेरी आपकी नई नस्ल खतरे में है, हमारी माए बहनें मुल्क खतरे में है।
खुदा के वास्ते ये तजर्बा बंद कर दे, इनसे जान छुड़ा लें। हाँ, साफ शफाफ इलेक्शन करा लें, जो आते आने दें। ये नाहल नाकाम साबित हो चुके हैं। इमरान साहब होना नहीं, ये 9 महीने छोड़ दे। पिछले 81 में नवाज शरीफ इस मुल्क का पंजाब का फिनांस मिनिस्टर बना था, 3 दफा वजीर आजम रहा है। जिस मुल्क का साबिक वजीर आजम, उसका भाई वजीर आजम मौजूदा हो, पाकिस्तान की सरजमीन में ना आए, तो इस सरजमीन को इनके लिए तजर्बा क्या बनाया है? आरिफ हमीद भट्टी साहब, अभी खबर आ रही है, आरिफ हमीद भट्टी साहब, अभी ये खबर आ रही है, शायद आप भी देख रहे होंगे कि पुलिस ने फवाद चौधरी साहब के घर पे धावा बोला है। और ये इतला ये अभी उनकी वाइफ ने बात की है बोल न्यूज़ के साथ, और एहलिया फवाद चौधरी की ये कह रही हैं बोल न्यूज़ से बात करते हुए, थोड़ी देर पहले उन्होंने अभी ये बात की है कि पुलिस ने घर पे धावा बोला है। अब इस वक्त क्या सिचुएशन है, हम कोशिश करेंगे हमारा किसी से राब्ता हो तो हमें पता चले कि क्या चल रहा है। 30 सेकंड तो आप भी मेरी आपसे गुजारिश है, खुदा के लिए आप हिफाजत करें। ये 3 से 4 सहाफी मुबैना खबरें हैं, उन्हें मरवाना चाहते हैं ताकि इलेक्शन आगे ले जाया जाए, असल इशू से डिट्रैक किया जाए। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करे और अल्लाह इस मुल्क के अहम अदारों के लोगों को इन जालिमों के जुल्म से हमें बचाने की तौफीक दे। ये बहुत जुल्म कर रही है इंपोर्टेड हुकूमत, और एक एजेंडे के तहत, साजिश के तहत कर रही है। मैं कह रहा हूं कि ये मारेंगे कुछ लोगों को, खबरें ये है पूरी, इनकी प्लानिंग की जा रही है रोजाना। और लाहौर मरकज़ नजर है इसका, लाहौर में प्लानिंग हो रही है। क्यों नहीं पकड़ते ये इनको? क्या हमें मरवाना है या हमें आके मार दे 5-6 सहाफियों को? बाकी तो इनके फीडर लेके बैठे हुए हैं सहाफी। चलो इमरान खान आपसे दुश्मन है, वो यार वो तो बंदा मुल्क में बैठा है, क्या कर रहे हो इमरान? इनफ इज इनफ, अल्लाह जानता है अब दिल रो रहा है। अरशद शरीफ से जब से इन्होंने छीना ना, और मुझे तो आपका खतरा है बस सबसे ज्यादा। आप नहीं बात मानते, मैं क्या कह सकता हूं। ये बस मुल्क को तबाह कर रहे हैं। हमारी आर्मी चीफ से, मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है, इनका हाथ रोके जालिमों को। ये बहुत आगे जा रहे हैं, ये आइन भी तोड़ रहे हैं। और कमल शोधब साहबा, अभी मिनिस्टर एनक्लेव में हमारा घर सील कर दिया गया है। एहलिया फवाद चौधरी कह रही हैं बच्चियों के साथ हम घर के बाहर हैं, और सिचुएशन वो अब आपके सामने है जो वहाँ पे हो रही है। उन्होंने उधर के बारे में बताया, लेकिन आप ये बताइए कि एक शहबाज शरीफ साहब ने APC कॉल की है, और उसमें वो चाहते हैं कि जो दहशतगर्दी का बढ़ता हुआ मामला है उसके ऊपर कुछ डिस्कशन की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहते हुए जाने से इनकार कर दिया कि हमारे बंदे गिरफ्तार किए जा रहे हैं, मुकदमे दिए जा रहे हैं, तो हम कैसे उसमें शिरकत कर सकते हैं। देखिए, जितना भी फाशिज्म हो, ये मुल्क है तो फिर हम सारे हैं, और दहशतगर्दी का एक इशू ऐसा है जिसमें सबको बैठकर इसके ऊपर बात ज़रूर करनी चाहिए। आप लोगों ने ये एक्सट्रीम स्टेप लिया है, इस पर अब आप लोगों को काफ़ी तनकीद का सामना भी करना पड़ेगा, और जो लोग तनकीद करेंगे कुछ लोग बिल्कुल ठीक तनकीद भी करेंगे। तो आप ये बताइए कि ये फैसला, इतना सख्त फैसला क्यों लेना पड़ा आपको? इमरान, पहले तो जो आपने अभी खबर दी है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सुबह से इन्होंने ये धावा बोला हुआ है। पहले इन्होंने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये पुलिस वालों को, खवातीन पुलिस वालों को लेके गए हैं, और चुन चुन के इन्होंने हमारे लोगों के घर तोड़े हैं, और उनके जो कमरे थे उनमें जाके सामान उठा के बाहर फेंका है। और मैं आज दावे से कह रही हूँ कि इन्हीं लॉजेस में मरियम औरंगजेब साहिबा अपना बुटीक चलाती रहे तो बहुत अच्छा है। इनके मुलाजमीन, इनके ड्राइवर आके रहते रहेंगे जो बैठे हुए हैं रजीम वाले, तब वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर कोई मेंबर्स इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है और 1 या 2 दिन बाद आके उन्होंने अपना सामान शिफ्ट करना था, इन्होंने उनकी तजलील की है, और उसी की ये कड़ी है जो इन्होंने हरकत की है फवाद साहब के साथ। जो आपने बात की, देखें, बात यह है कि हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने वाले और हैं। दहशतगर्दी पे पिछले 9 महीनों में मुझे इनकी एक स्टेटमेंट उठा के शहबाज शरीफ की दिखा दें या इस प्रेजेंट रजीम की दिखा दें, और ये भी दिखा दें कि इनके आने से पहले अगर कोई दहशतगर्दी के वाकयात इस किस्म के हुए हों या ऐसी शिद्दत आई हो। ये आते हैं तो एक दहशतगर्दी की लहर आ जाती है। वजह क्या है? क्या इन्होंने इकदाम किए हैं? आप अभी 5 फरवरी आ रही है, कश्मीर डे आ रहा है, क्या इनकी आपको कोई स्टेटमेंट, कोई पॉलिसीज, जहां पे एग्रेशन है, जो फाशिज्म इन्होंने यहाँ फैलाया हुआ है, ये किस मुंह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनवाइट करें? मुराद सईद आज से 10 महीने पहले से वो आवाज उठा रहा है, रूट कॉजेज बता रहा है, उसको ब्लैकआउट किया मीडिया पे, उस पे इन्होंने पर्चे काटे, उसके ऊपर इन्होंने गद्दारी के मुकदमे और सर्टिफिकेट बांटे। पाकिस्तान में आजकल गद्दार होना
और बागी होना जो है वो हमारे लिए फख्र बन गया है। आप मुझे बताएं कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो गद्दारी और दहशतगर्दी का मुकदमा उस वक्त भुगत रहे थे जब पूरे केपी में गद्दारी उसकी दहशतगर्दी की लहर दौड़ी हुई है। उन दहशतगर्दों को छोड़ के फवाद चौधरी को इस तरह पकड़ के धक्के मार रहे थे, मैं वहां मौजूद थी। 4 बंदों ने मुझे धक्का मारा, मैंने उनको कहा भी है कि भाई इसको पकड़ के ले जाने से डॉलर नीचे आ जाएगा, तुम्हारा आटा सस्ता हो जाएगा, गैस और बिजली के कुएं निकल आएंगे, क्या करना चाहते हो इतनी, क्या तुम्हें तकलीफ है, हटे जी हटे, धक्के मार मार के लेके गए। ये आप समझते हैं कि ये कोई सीरियस डायलॉग के लिए बुला रही है? किधर है फजलुर रहमान? कोई आपको आवाज सुनाई दी है उसकी जो बड़े बड़े दावे करता था, 2-2 मिनिस्ट्रियां लेके हलवा खा के सरकार का, तो वो कहीं जाके मुद्दा पड़ा हुआ है। बाकियों से पूछे क्या कर रहे हैं। ये जो घरों में जिस तरह घुस के एग्रेशन किया जा रहा है, खुद दहशतगर्द हैं ये, जितना बड़ी दहशत ये फैला रहे हैं और जिस किस्म की ये हरकतें कर रहे हैं, इस तरह की तो कुलभूषण यादव को भी आपने नहीं देखा होगा कि उसको इन्होंने ट्रीट किया जिस तरह ये हमें ट्रीट करते रहे हैं। जिस तरह काला कपड़ा डाल के खींचा गया है फवाद को और हाथ में हथकड़ियां लगाई गई, आपको हथकड़ियां लगाई गई, इनको आम शहरियों से इतना खौफ है। आपका ख्याल है ये कोई डायलॉग के लिए बुला रहे हैं? नहीं, इसमें भी इनकी साजिश है। दहशतगर्दी को अगर इन्होंने मुकाबला करना होता ना, तो जो सिक्योरिटी की मीटिंग्स मैं अटेंड करती रही हूं एज अ मेंबर डिफेंस कमेटी, भट्टी साहब ये डिस्कशंस होती हैं, कहां है वो? भट्टी साहब आपको क्या लगता है कि डायलॉग हो रहा है? मैं मुझे जरा पूछने दें, मैं आखिरी बात, मुझे आप बताइए, ये हुकूमत का एक पॉलिटिकल स्टंट है या जी कहीं काबल का कोई चक्कर लगाया है, कोई उनसे अफगान गवर्नमेंट से इनकी कोई डिस्कशन हुई? कोई देखे ना, अब यही तो सवाल है। मैं भट्टी साहब मुझे क्विकली, चंद सेकंड है मेरे पास। भट्टी साहब, आपको लगता है कि इन्होंने वो एफर्ट की है जिस एफर्ट से पाकिस्तान में अमन आना था, तो अब ये एपीसी बुला रहे हैं, ये पॉलिटिकल एक डिसीजन है या एफर्ट्स तो की नहीं? बिलावल गए ही नहीं अफगानिस्तान। नहीं, देखिए, इमरान सफारतकारी की नहीं, पूरे 9 माह से सिर्फ ये इमरान खान को माइनस करने पे लगे हुए हैं। सिक्योरिटी के हालात इनकी वजह से खराब हुए हैं। जो मेरे 100 लोग या 125 लोग शहीद हुए हैं, ये जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये सियासी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। खुदा के लिए, अब इमरान 1947 में जितना पाकिस्तान बनाना जरूरी था, आज उतना बचाना जरूरी है। ये इधर पकड़ दकड़ करके मुल्क में अमन कायम करो, और अमन कायम करने के लिए ये जो कब्जा किया हुआ हुकूमत में, इसको छोड़ो, साफ शफाफ तरीके से आओ, वरना नुकसान होगा बहुत ज्यादा। अब मेरे पास वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम में। नाज़रीन, मुलाकात होती है कल एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।